हो गया। YouTube के स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत बच्चे हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों, साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए स्टूडेंट हैं या नए साथी जुड़े हैं तो। और आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हार्ड लगें, हम उन्हें सरल रूप में आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। 3D के रूप में आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा और धीरे धीरे हम इस YouTube के ऊपर एक नया अध्याय लिखने को जा रहे हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस नए प्लेटफॉर्म पर आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस नए चैप्टर के लिए हम एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे और उसका नाम है अनुलेखन। तो साथियों, अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले नाम लिखा अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। अब इस अनुलेखन का मतलब क्या होता है हम इसको समझते हैं एक सिद्धांत के द्वारा। उस सिद्धांत का नाम है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम है सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सेंट्रल डोग्मा को हम कह देंगे मूल सिद्धांत। क्या कहेंगे? मूल सिद्धांत। अब ये इसका नाम है क्रिक 1956 के आसपास अपना प्रयोग कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि सूचनाओं का स्थानांतरण आखिरकार कोशिकाओं में किस रूप से होता है, और इन्हीं सूचनाओं को लेकर के उन्होंने एक सिद्धांत दिया 58 के अंदर, यानी कि 1958 के अंदर। और इस सिद्धांत का मैं कहूँ कि खोजकर्ता या प्रस्तुतकर्ता मैं लिखूँ तो मैं नाम लिख देता हूँ क्रिक। क्रिक ने ये सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। सिद्धांत ये कह रहा है कि डीएनए स्वयं की रेप्लिकेशन करता है। इसको आप कह सकते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए है वो आरएनए का निर्माण करता है। आप इसको कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए है वो आरएनए के बाद आरएनए है वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। हम इनको कह देंगे ट्रांसलेशन। अब आप बोलेंगे इनको हिंदी में क्या कहते हैं? मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ प्रतिकृतिकरण। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना अनुवादन कहूँ या मैं कहूँ स्थानांतरण। यही सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा। यही सिद्धांत क्या कहलाएगा? सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना अनुलेखन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना अनुवादन। यदि बच्चों देखो, यदि यहां पे मैं एक और बात, यदि आरएनए से डीएनए का निर्माण हो तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या पूरक डीएनए कहेंगे। और इस प्रक्रिया को मैं क्या कह देता हूं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां पर उल्टी प्रक्रिया हो रही है। आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? डीएनए का। और ये प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एक एंजाइम की बदौलत होती है। तो ये किस में देखने को मिलती हैं? ऐसी प्रक्रिया किन में देखने को मिलती हैं? तो मैं लिखूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विषाणुओं में देखने को मिलती है। विषाणुओं में
देखने को मिलती है। ये बात किसने बताई? तो यह प्रक्रिया टेमिनेज में प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? टेमिनेज में। टेमिनेज में प्रक्रिया कहलाती हैं। अच्छा, टेमिनेज में क्यों? क्योंकि दो वैज्ञानिक, एक का नाम था वाल्टमोर और दूसरे का नाम था टेमिन, इन्होंने ये सबसे पहले इसी बात को बताई थी कि ये जो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, टेमिन के नाम के आधार पर टेमिनेज में प्रक्रिया कहा गया। पुनः लौटते हैं यह सिद्धांत की ओर। ये मैंने बात आपको बताई कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाएगा? प्रतिकृतिकरण। और यहाँ डीएनए से एमआरएनए आरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ एक चीज आपको याद करनी है कि सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या है। रेप्लिकेशन और मैंने नाम लिखा ट्रांसक्रिप्शन, दोनों में अंतर क्या है? तो रेप्लिकेशन को अपन कह देंगे प्रतिकृतिकरण, जिसमें डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और इसमें किसका निर्माण होगा? डीएनए से आरएनए का। हम कह देंगे अनुलेखन। क्या कहेंगे? अनुलेखन। अंतर देखते हैं बच्चों, अंतर देखो। अंतर में यानी कि इस प्रक्रिया द्वारा डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। हमने पढ़ा होगा कि मेसेलेंसन और स्टॉल का प्रयोग भी यही बताता है कि कैसे डीएनए स्वयं की कॉपी करता है। हम जान करके बड़े आश्चर्यजनक होंगे कि डीएनए खुद की फोटोकॉपी करता है, खुद का रेप्लिकेशन बनाता है, खुद की प्रतिकृति करके खुद की कॉपीज बनाता है, और इसे ही सेल्फ रेप्लिकेशन कहा जाता है। हमने इस चीज़ों को पढ़ा होगा। और इसमें क्या होता है? देखो, इसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण होता है। ध्यान देना, यहां पर मैं लिखूं, यहां पर डीएनए की दोनों हेलिक्स, डीएनए की दोनों रज्जुक टेम्पलेट की भांति काम करता है। अब टेम्पलेट क्या है, इसकी बात आगे करेंगे। कार्य करती है। इसमें केवल एक रज्जुक, इसमें केवल एक रज्जुक टेम्पलेट की भांति, किसकी भांति भाई? टेम्पलेट की भांति, तथा दूसरी रज्जुक कोडिंग की भांति। दूसरी रज्जुक कोडिंग की भांति कार्य करता है, कार्य करती है। कार्य करती है यानी कि दोनों रज्जुक इसमें काम करेगी टेम्पलेट की भांति, यहां नहीं होगा। आगे के प्रोसेस में मैं देखूं तो देखो, इसमें क्या होता है? इसमें किसमें, यानी कि मैं बात करूं डीएनए में, तो डीएनए में संपूर्ण डीएनए खंड का प्रतिकृतिकरण होता है। पूरा का पूरा जो डीएनए का अणु है वो स्वयं का ही अपने तरीके ही डीएनए का निर्माण करेगी, जबकि ऐसा इसमें ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होता है। इसमें डीएनए की संपूर्ण जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, और यहां पर
कुछ डीएनए अनुक्रम, कुछ डीएनए जीनोम का, किसका, संरचनात्मक भाग, संरचनात्मक अनुलेखन होता है। अनुलेखन, ये संरचनात्मक भाग क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। केवल इतने का होता है। इस प्रक्रिया में देखो, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होती है, इस रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो डीएनए यानी कि कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया कोशिका विभाजन की एस प्रावस्था में संपन्न होती हैं। और ट्रांसक्रिप्शन भाई कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन G1 व G2 प्रावस्था या अवस्था में संपन्न होती हैं। हाँ, इसका स्थल जो होता है, इसका स्थल केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। रेप्लिकेशन की प्रक्रिया बच्चों कहाँ संपन्न होती है, केंद्रक में। लेकिन यहाँ इसका निर्माण स्थल तो केंद्रक है, केंद्रक है, किंतु उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। तो ये इसमें मुख्य रूप से अंतर है। यदि मैं एक और अंतर की यदि बात करूं, मैं तो एक और अंतर की मैं बात करूं तो एक अंतर ये है कि रेप्लिकेशन के अंदर ध्यान देना, रेप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें किसी प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो उत्पाद जो है, उत्पाद की किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरतें नहीं होती हैं। या तो भाई प्रोसेसिंग चाहिए, या तो चाहिए। यूकैरियोटिक में यदि अनुलेखन की प्रक्रिया हो रही है तो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोसेसिंग में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक्सोनों को रखा जाता है और एंट्रोनों को हटाया जाता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है। वो सवाल क्या, यहाँ मैंने लिखा कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की केवल एक रज्जुक है, वो टेम्पलेट का काम करती है। और वो ऐसा क्यों होता है, देखो वो ऐसा क्यों होता है। एक सवाल है, उस सवाल में लिख देता हूं बच्चों। ऐसा क्यों होता है कि अनुलेखन में डीएनए की केवल एक रज्जुक ही भाग लेती है। ऐसा क्यों होता है, देखो अनुलेखन, या इस प्रश्न को समझने से पहले मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं आपको। अनुलेखन की परिभाषा है क्या, इस डेफिनेशन को समझते हैं बच्चों कि अनुलेखन आखिरकार है क्या, ट्रांसक्रिप्शन है क्या। तो ट्रांसक्रिप्शन की मैं परिभाषा आपको बताऊं तो डीएनए की एकल रज्जुक पर सूचनाओं, मैं बताऊं कि डीएनए की एकल रज्जुक से सूचनाओं का स्थानांतरण
आरएनए में होना अनुलेखन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। यदि मैं ये बात नहीं करके और यदि मैं बात करूं कुछ और परिभाषा की, यानी कि डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन। अब डीएनए तो डबल हेलिक्स का होता है और आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स का, तो डीएनए की दोनों रज्जुक है वो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती, सवाल ये है। तो इसका उत्तर देखो, सबसे पहले उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां आपको यह समझना है कि मानो मेरे पास में एक ये डीएनए है और जब ये डीएनए अनुलेखन की प्रक्रिया करेगा तो मानो इस डीएनए से दो अलग अलग डीएनए प्राप्त हो गए, एक ये रज्जुक एक ये रज्जुक। अब यदि ये रज्जुक ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया दर्शाएं और ये रज्जुक भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया दर्शाएं तो मानो ये आरएनए प्राप्त हो गया। ये तो था डीएनए और ये हमें आरएनए प्राप्त हो गया। अब ये जब दोनों आरएनए मिल जाएंगे तो आरएनए कैसा हो जाएगा, द्विकुंडली। और जब आरएनए द्विकुंडली होगा तो वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएगा, प्रोटीन निर्माण में जटिलता उत्पन्न कर देगा। यदि आप कहें कि सर ऐसा भी नहीं हो, भाई दोनों आरएनए अलग अलग नहीं बने, एक और प्रोसेस आप कहेंगे हो जाती है। आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होकर के इस डीएनए से एक और प्रोसेस हो जाती है। वो कैसे? वो आपने कहा कि इस डीएनए से दो आरएनए अलग अलग बने हैं। ये क्या बने भाई? आरएनए अलग अलग बने और ये दोनों मिल ही नहीं पाते, अलग अलग आरएनए। तो क्या होगा? यदि एक रज्जुक ने इस आरएनए का निर्माण किया और मैं कहूं कि दूसरी रज्जुक ने इस आरएनए का निर्माण किया, यदि दो अलग अलग आरएनए हो जाएगी तो पूरकता के सिद्धांत के अनुसार यदि मैं कहूं कि ये अपना अलग अलग आरएनए का निर्माण जब ये होगा तो आरएनए अलग अलग सूचना का कोडित करेगा। अब जब एक ही डीएनए से भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं कोशिका में कैसे पहुंच पाएगी, तो यहां भी प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल भाई है नहीं, ऐसा पॉसिबल है वो नहीं हो सकता। यानी कि यहां कहें यदि डीएनए की दोनों रज्जुक, यदि डीएनए की दोनों रज्जुक आरएनए का निर्माण करें, आरएनए का निर्माण करें तो दोनों रज्जुक मिलकर द्विकुंडलित आरएनए का निर्माण करेगा। द्विकुंडलित आरएनए का निर्माण हो जाएगा, मान हो जाएगा, जिससे प्रोटीन संश्लेषण में जटिलता उत्पन्न हो जाएगी या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। ये अपन को ध्यान देना है कि भाई दो अलग अलग आरएनए का निर्माण हो गया तो दोनों अलग अलग आरएनए दो अलग अलग सूचना बनाएगा। जब दोनों आरएनए अलग अलग सूचना बनाएगा तो पता नहीं अब प्रोटीन की कौन सी सूचना है वो डीएनए से इस आरएनए में पहुंच जाएगी और कौन सी सूचनाएं है वो डीएनए से प्रोटीन में पहुंच जाएगी, इसका कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं बात बताऊं कि आगे अब ये प्रक्रिया, अब ये बताऊं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। मानो मैंने कहा कि ये एक डीएनए है, मैं क्या बना रहा हूं, ये डीएनए 5 प्राइम और थोड़ा अलग पेन से लिख दूं तो कुछ पता चलेगा। फाइव प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम, ये इनमें हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये भाई कौन है?
ये डीएनए है। ये कौन है? डीएनए। जब मैं इस डीएनए को इसके कुंडलिन को खोलूं तो मुझे इस प्रकार का डीएनए प्राप्त होगा। तो ये रज्जुक मिल जाएगी और दूसरी रज्जुक मुझे ये मिलेगी, यानी कि मैंने यहां नाम लिख दिया 3 प्राइम 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, मैंने यहां नाम लिखा। तो देखो ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए। यहां आपको दो बिंदु का ध्यान रखना। जिस रज्जु का क्रम 3' to 5' है ये तो कहलाएगी टेम्पलेट, अभी तक इतना याद करना। और दूसरी जो है वो क्या कहलाएगी? कॉर्डिंग। पुनः देख लो, डीएनए की एक रज्जुक है वो कॉर्डिंग कहलाती हैं और दूसरी रज्जुक है वो टेम्पलेट कहलाती हैं। टेम्पलेट का जो क्रम होता है बच्चों वो 3' से 5' की ओर होता है और कोडिंग का जो क्रम होता है वो 5' से 3' की ओर होता है। ये प्रक्रिया इसमें देखने को मिलेगी अपन। और अब अगर मैं बात बताऊं कि टेम्पलेट और कोडिंग में अंतर क्या है, तो मैंने नाम लिखा टेम्पलेट, या लिखा कोडिंग। अंतर देखते हैं। अंतर देखो, यह है रज्जुक अनुलेखन में भाग लेती है। यह अनुलेखन में भाग तो लेगी भाई। ये रज्जुक अनुलेखन में भाग नहीं लेती हैं। इसका क्रम 3' से 5' की ओर होता है। और इसका क्रम 5' से 3' की ओर होता है। आ गई बात समझ में? ये टेम्पलेट और कोडिंग। तो कौन सी डीएनए की कौन सी रज्जुक, ये है ना, ये अनुलेखन में भाग लेगी। अब वो कैसे देखो, अब वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये डीएनए है, थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूं। ये डीएनए है। और यहां मैं यदि नाम लिखूं एडेनिन, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेन से लिख दूं तो पता चलेगा। एडेनिन, थाइमिन, एजी, एटीसीजी, 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 ये मैंने नाम लिखा। तो हम जानते हैं कि एडेनिन किससे जुड़ता है? हमेशा थाइमिन से। थाइमिन है वो एडेनिन से, और यहाँ ग्वानिन या साइटोसिन आ जाएगा। तो TAGC, 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 ये मानव अनुक्रम है। और यदि मैंने कहा कि अब इससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि मैं नाम लिखूं अनुलेखन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? अनुलेखन। अब बताइएगा
अनुलेखन कौन करेगा? अनुलेखन करेगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट वाली रज्जु कौन सी भाई? टेम्पलेट होती है 3 डैश से 5 डैश वाली। इसका मतलब जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, यानी कि ये जो है ये किसका निर्माण करेगा? आरएनए का। अब जो आरएनए का क्रम होगा, मान लीजिएगा ये आरएनए का ये आरएनए बना, इस आरएनए का क्रम होगा 5 डैश से 3 डैश। अब ध्यान देना, जो बनने वाले आरएनए हैं, यानी कि यहां मैं कुछ बिंदु लिखूं पहले, डीएनए की टेम्पलेट रज्जु की हमेशा आरएनए का निर्माण करती है। टेम्पलेट नए संश्लेषित आरएनए का क्रम 5 डैश से 3 डैश की ओर होता है। ये बिंदु याद करना, यानी कि जो डीएनए है, यानी कि मानो ये डीएनए है और इस डीएनए से मानो ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश और 3 डैश है। इससे जैसे ही आरएनए बनेगा तो बच्चों आरएनए किससे बनेगा? इस रज्जुक से बनेगा। और जो आरएनए का क्रम होगा, यानी कि ये तो हो गया डीएनए और ये बच्चों हो गया आरएनए, तो इस आरएनए का क्रम 5 डैश से 3 डैश होगा। ये अपन को याद करना है। अच्छा, इसका जो क्रम होगा ना, इस आरएनए का जो क्रम होगा ना, तो ये क्रम किससे समानता दर्शाएगा? बनने वाले, मैं लिखूं कुछ, नए संश्लेषित आरएनए का क्रम डीएनए के कोडिंग रज्जुक के, डीएनए के कोडिंग रज्जुक के समान होगा। समान होगा, केवल थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। क्या होगा भाई? यूरेसिल। और वो आप कहेंगे कैसे? वो यहां आप बोलेंगे कि ऐसा होता कैसे है। तो यहां देखिएगा, अब आप मुझे बताओ कि यहां पर ये जो mRNA है, चलो मैंने नाम लिख दिया mRNA। अब इस mRNA का क्रम क्या होगा, मुझे कौन बताएगा? अंदाजा लगाइएगा कि इस mRNA का क्रम क्या हो सकता है। जल्दी से देखो, दिमाग लगाओ, इस mRNA का क्रम क्या हो सकता है। तो आप जानेंगे कि टेम्पलेट को ढूंढेंगे। टेम्पलेट का क्रमांक क्या होगा? टेम्पलेट का क्रमांक तो ये है भाई, हाँ ये। तो इस कोडिंग, लाल कलर वाली कोडिंग है, कोडिंग के क्रमांक के समान ही होगा। लेकिन इस थाइमिन की जगह क्या होगा? इस थाइमिन की जगह क्या होगा भाई? इस थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा। तो यूरेसिल नाम लिख दिया और बाकी कड़ी सेम की सेम बना दो आप। बाकी कड़ी है वो आप सेम की सेम बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना कि ये कड़ी है, यानी कि किसका निर्माण? एडेनिन है वो यूरेसिल से जुड़ेगा, ये यूरेसिल आ गया। थाइमिन है वो एडेनिन से जुड़ेगा, बिल्कुल आ गया। साइटोसिन है वो ग्वानिन से जुड़ेगा, आ गया। और ग्वानिन है, यहाँ पे मैं इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये सही, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्रम होगा वो सेम का सेम आपको क्रम लिखना है। केवल थाइमिन की जगह कौन आएगा? यूरेसिल आएगा। बाकी सेम का सेम जो कोडिंग का जो क्रम है उसी को ही आपको इसमें प्रतिलिपिकरण करना है। आपको अपने हिसाब से प्रतिलिपिकरण करना है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब यहाँ कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ
एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि अनुलेखन की प्रक्रिया है क्या। अनुलेखन की क्या पढ़ेंगे? अरे यार, अनुलेखन की प्रक्रिया। अब अनुलेखन की प्रक्रिया के बारे में अपन पढ़ते हैं आगे कि अनुलेखन की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना। यदि अनुलेखन की प्रक्रिया में मैं बात करूं, मैंने कहा कि एक डीएनए है, ये मैंने डीएनए 5 डैश 3 डैश 3 डैश और 5 डैश। डीएनए के शुरुआती हिस्से पर एक जीन पाया जाता है। डीएनए का एक खंड होता है और ये खंड अनुलेखन की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। इस खंड का नाम है प्रोमोटर। बच्चों, ये केवल कोडिंग पे पाया जाएगा। यहाँ ध्यान देना कौन है, ये भाग हो जाएगा कोडिंग, ये भाग हो जाएगा टेम्पलेट। इस डीएनए के इस हिस्से पर अंतिम सिरे की ओर एक और भाग होता है जिनको बोला जाता है समापक, टर्मिनेटर, और इसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे? उन्नायक। यहां से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होगी, यहां से इस दिशा की ओर चलेगी और ये जो है कोडिंग पर ही क्या पाया जाता है? समापक। और समापक क्या काम करेगा? अनुलेखन की प्रक्रिया को बंद करने का काम करेगा। तो यहां पे एक और बिंदु तीसरा जो है वो है ये वाला भाग। ये जो भाग है, ये मैं कहूं कि यहां पे ये जो भाग होगा, ये क्या होगा? यहां पे मैं नाम लिखूं संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और ये क्या काम करेगा? असल में अनुलेखित होने वाली डीएनए की यही इकाई है जो सिस्ट्रॉन के रूप में काम करती है। क्या नाम आ गया? सिस्ट्रॉन। अरे भाई, सिस्ट्रॉन क्या? तो अभी मैं बताता हूं। पहले मैं सिस्ट्रॉन यहां लिख देता हूं, फिर आगे बताते हैं। तो प्रोमोटर है क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर टर्मिनेटर के बारे में, संरचनात्मक जीन के बारे में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि सिस्ट्रॉन है वो है क्या। तो पहले मैं नाम लिखूं प्रोमोटर। तो भाई मैं बता दूं कि प्रोमोटर डीएनए का खंड जो अनुलेखन की प्रक्रिया का प्रारंभन करता है। किसकी प्रक्रिया का प्रारंभ करता है? अनुलेखन का। अच्छा, ये किसका भाग है?